बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं आपकी मेज़बान जुगन काज़िम हूँ और आप हमारी बहुत ही प्यारी ऑडियंस जिनसे आज मैंने एक ज़रा सी सख्त और ज़रा सी अच्छी बात नहीं है जो करने जा रही हूँ, क्योंकि आज झूठ और गलत बयानी से रिलेटेड बात करने लगी हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में हमें बड़ी बेसिक चीज़ें जो है ना फिर से याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि झूठ बोलना बुरी बात है, इधर की उधर बात करना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है। ये चीज़ें जो है ना हम इतनी आसानी से कर जाते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं या हम किसी की चीज़ को चोरी कर रहे हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे अपनी एक इमेज पोर्ट्रे करते हैं। अब 90% ऑफ द टाइम वो इमेज सच्ची नहीं होती, स्पेशली जब हम बात करते हैं इन्फ्लुएंसर्स की, इवन सेलिब्रिटीज़ में मैंने देखा है। जैसे कि एक वीडियो बनाई कि जी मेरे घर का टूर है, आपने घर की वीडियो देखी, आप बड़े इंप्रेस हुए, बाद में पता चला कि वो उस बंदे का घर ही नहीं था जिसने पोर्ट्रे किया। फिर ऐसी चीज़ें शो करना कि ओ अपनी गाड़ी में से उतरते हुए आ रहे हैं, टिकटॉक में आप अक्सर देखते हैं गाड़ी से उतरते आ रहे हैं, बड़ी महंगी गाड़ी है, ये है वो है। अगर आप चेक करें तो पता आपको ये चलता है कि वो गाड़ी उस बंदे की नहीं थी। कभी कभी तो उस गाड़ी के जो ड्राइवर हैं या जो शोफ़र हैं वो ही ये वीडियो बना के लगा रहे होते हैं। सो आपको ऑनलाइन पता ही नहीं चलता कि सच बोला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, गलत बयानी की जा रही है, हेरा फेरी की जा रही है। उसी तरह चोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ऑनलाइन जाके किसी का म्यूज़िक चोरी करते हैं या किसी की जैसे मूवी है, मूवी को आप डाउनलोड कर लेते हैं इलीगल अंदाज में, तो ये चोरी के ज़ुमरे में आता है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना कि चोरी है क्या और किस किस ज़ुमरे में चोरी हो सकती है। चोरी सिर्फ ये नहीं है कि मैं जैसे कोई यहाँ पे सेट पे आए और ये मोबाइल उठा के चला जाए। यस, वो एक फ़िज़िकल चोरी है, नो डाउट वो गलत चीज़ है। लेकिन एक चोरी ये भी है कि कंटेंट मैंने बनाया है और मेरे कंटेंट को कोई और इंसान चोरी कर रहा है, या मेरी चीज़ों को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो उस इंसान की चीज़ें। ये मेरे साथ शुरू में बहुत होता था। आई रिमेंबर जब शुरू में टिकटॉक और ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा वायरल होनी शुरू हुई तो 2-3 दफ़ा मैंने वीडियोस देखी जिस पे मेरी गाड़ी थी और मैं हैरान हूँ कि मेरी गाड़ी क्या कर रही है किसी और की वीडियो के अंदर, क्योंकि गाड़ी का नंबर या वट एवर। तो जब पूछा तो पता चला कि उन्होंने कहा वो आप ही वैसे ही आपकी गाड़ी को यूज़ कर लिया था अपनी वीडियो बनाने के लिए। बात यह है कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। एक तो ये गलत बयानी, दूसरी बात किसी की चीज़ को यूज़ करना उसकी इजाज़त के बगैर, ये भी एक तरह से चोरी के ज़ुमरे में आ जाता है। सो व्यूअर्स, इस चीज़ के बारे में बड़ा माइंडफुल हमें होना चाहिए। आजकल ये भी बहुत कॉमन चीज़ हो गई है कि खाने के टेबल पे कोई बंदा खाना खा रहा है, पीछे जो है वो टेबल वाले जो हैं वो वीडियोस बना रहे हैं और वो वीडियोस के अंदर आपको जान के ले रहे हैं। अब आप अगर मीडिया के बंदे हो या कोई नोन पर्सनैलिटी हो, मेरे साथ तो होता है, सो होता है ऑलमोस्ट एवरीवन। अक्सर ऐसा होता है कि लड़के अपनी वीडियोस बना रहे हैं, पीछे प्यारी लड़की नज़र आई तो वैसे ही उसको अपनी वीडियो में डाल दिया कि हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी। भाई वो बच्ची सोशल मीडिया पे है नहीं है, उसके घर वाले फैमिली हज़ार मामलात चल रहे होते हैं। तो किसी की इमेज को भी यूज़ करना विदाउट देयर परमिशन चोरी के ज़ुमरे में चला जाता है। सो ये बात मैंने ज़रूर आज पॉइंट आउट करनी थी कि जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया है डजंट मीन कि वो एक रियलिटी नहीं है। सोशल मीडिया पे भी अगर आपने अपनी लाइफ को पोर्ट्रे करना है तो रियलिटी पोर्ट्रे करें। जिसने आपको पसंद करना है, आपको फॉलो करना है, वो इन चीज़ों के बावजूद भी आपको करेगा। आई रिमेंबर मैंने शुरू में अपने घर की होम टूर की वीडियो लगाई, उस वीडियो के बाद हर बंदे ने अपनी होम टूर की मेरे यूट्यूब के चैनल पे, अभी भी आप अगर देखें तो उसमें मिलियंस में गए थे व्यूज़ उस ज़माने में, पुरानी बात है। तो जब भी कोई बंदा अपनी कोई चीज़ लगाता है उसको और वो पॉपुलर हो जाती है, वायरल हो जाती है, तो अक्सर लोग सोशल मीडिया को देख के कहते हैं कि हम भी अपने आप को वायरल करें, लेकिन रियलिटी को पोर्ट्रे करें। व्यूअर्स, मैं भी किसी ज्वेलरी की दुकान के अंदर जाके उनसे बोरो करके, मतलब बड़ी अच्छी जान पहचान है बहुत से ज्वेलर्स के साथ, हमारे पीटीवी के साथ भी कोलैबोरेट करते हैं, जिस तरह रमज़ान में दमास वगैरह बहुत से लोग हमारे साथ होते हैं। तो ऐसे लोगों को के साथ आप जाके उन्हें कहेंगे जी मुझे आपकी कुछ ज्वेलरी बोरो करनी है, इधर ही मैं बैठ के अपनी वीडियोज़ बना लेती हूँ, तो वो तो बनाने देंगे एज़ लॉन्ग एज़ आप ब्रांड को टैग कर दें। लेकिन मैं ये शो कराऊँ कि ये सारी ज्वेलरी मैंने ख़रीदी हुई है और ये मेरी अपनी पर्सनल ज्वेलरी है, अगेन झूठ। देखिए व्यूअर्स, हमेशा एक ही बात हमने इस प्रोग्राम पे की है कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाने चाहिए। जब उससे ज़्यादा हम करने की कोशिश करते हैं ना तो प्रॉब्लम बन जाती है। आजकल माशरे में झूठ, चोरियाँ, मकारियाँ क्यों हो रही हैं? क्योंकि हर बंदा जो है वो लाइफ जीना चाह रहा है जो किसी और को जीते हुए देख रहा है। लेकिन व्यूअर्स, मैं अगर मुकाबला लगाऊंगी केट मिडलटन और वहाँ मतलब क्वीन और किंग वाले मामलात के साथ तो मसला बनेगा। अगर मैं मुकाबले लगाना शुरू करूँगी फॉर इवन माहिरा के साथ,
अब देखिए मायरा खान, फवाद हो गई, ये हमारे एक डिफरेंट टियर के आर्टिस्ट हैं, राइट, जो एक डिफरेंट पे कैटेगरी और डिफरेंट सारी चीज़ के अंदर, सबा कमर हो, मैं उधर मुकाबले लगाने शुरू कर दूं और जो मैं उनका देख रही हूँ वही चीज़ मैं लगानी शुरू कर दूं। देखिए हर बंदे को अपनी कैपेसिटी में अपनी सिचुएशन के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ये मिसरिप्रेजेंटेशन होती है, लोगों को मिसगाइड करना होता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आप लोग जो इतने मासूम और इतने प्यारे लोग टीवी के उस पार होते हैं या इस स्क्रीन के उस पार चीज़ों को देख रहे होते हैं, आप लोगों को तो यही लगता है ना कि वाओ अगला बंदा तो खरबों में खेल रहा है, जबकि रियलिटी इससे बहुत दूर होती है। सो व्यूअर्स, सच्चाई का दामन किसी भी स्टेज पे हमें नहीं छोड़ना चाहिए। सोशल मीडिया पे इसलिए मैं ज़्यादा फोकस करके बात कर रही हूँ क्योंकि व्यूअर्स लोग गलत बात करते हैं। अभी जैसे मैं किचन की तरफ रुख करूँगी तो आप बहुत सी कुकिंग की वीडियोस भी देखते हैं, लोग खाने बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वही रेसिपी जब आप घर में बनाते हैं तो वो इतनी बदजायका होती है क्योंकि उन्होंने उसकी शक्ल बड़ी अच्छी बना के पोर्ट्रे कर दिया होता है। आप एग्जैक्ट, मुझे याद है एक तो मुझे कड़ी चावल बनाने का मुझे जोश चढ़ा और मुझे कड़ी नहीं बनानी आती थी, बड़ी एक्साइटेड हूँ, मैंने खैर ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ साल पहले की बात है देखी, एग्जैक्ट व्यूअर्स आई प्रॉमिस यू एग्जैक्ट जो लिखा हुआ था, नमक, एक एक चीज़ की जो मेजरमेंट थी एग्जैक्ट की, जब वो कड़ी बनी, पकौड़े उसके पत्थर की तरह के, कड़ी बद जायका तरीन, एक एक चीज़ जो उसमें उन्होंने लिखी थी वो मैंने फॉलो की। फिर वही रेसिपी फिर से मैंने बनाई कि यार मैंने कुछ ऊंच नीच किया होगा, गलत बनी। मेरा इतना दिल चाहा कि मैं उस बंदे को ढूंढ के कहूँ कि भाई आपने बड़ी ऐसी वीडियो बनाई और वो, और आपको मिलियंस, मतलब वो उस वीडियो के कोई मिलियन से ज़्यादा लोग उसको देख चुके थे। मैंने ऑब्वियसली देखा कि जिसके व्यूज़ ज़्यादा होंगे वो शायद रेसिपी ज़्यादा बेहतर होगी, वो इतनी बुरी रेसिपी। तो मिसरिप्रेजेंटेशन तो ये भी हो रही है, खाने पीने तक की चीज़ें लोग बनाते हैं, शक्ल उसकी क्योंकि अच्छी बनाई होती है, डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से शेफ़ सीख गए होते हैं, रेसिपी गलत बता देते हैं। जिस भी इंसान ने चाहे एक दफ़ा भी वो रेसिपी बनाई हो, उनका नुकसान होता है, फाइनेंशियल नुकसान होता है। सो प्लीज़ हर बंदा जो सोशल मीडिया पे या मीडिया में या चीज़ें कर रहा है, प्लीज़ 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 रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएं, जहाँ पे झूठ ना बोलें, किसी की चीज़ चोरी ना करें। मैं तो कभी किसी की आइडिया देख के भी अगर वीडियो बनाती हूँ तो कहती हूँ मैंने फलां, जैसे मैंने रूम टूर की बनाई तो मुझे याद है मैंने शुरू में ये बात कही कि मैंने देखा कि बहुत से जो इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपने रूम टूर्स और स्टेट टूर और वो टूर कर रहे हैं, तो मैं आज आपको अपना घर दिखाती हूँ जो मैंने बड़ी मेहनत से बनाया और ब्ला ब्ला ब्ला। तो एटलीस्ट क्रेडिट तो दे जहाँ पे क्रेडिट ड्यू है। हर चीज़ जो वायरल होती है उसकी टो में निकल जाते हैं, किसी की एग्जैक्ट चीज़ कॉपी करके दूसरा बंदा बना देता है। मेरे ख्याल से फेयरनेस से चलना चाहिए। और याद रखें, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट इंसान के लिए ढूंढने आसान नहीं होते। सिंगर गाना बनाता है इतनी मेहनत से, फिर उस गाने को लोग डाउनलोड करके आपस में शेयर करना शुरू हो जाते हैं, और जो पैसे उस बेचारे ने यूट्यूब के व्यूज़ से बनाने थे या फॉर एग्जांपल अपने गाने की पॉपुलैरिटी या उसकी सेल से बनाने थे, वो सारे के सारे पैसे ज़ीरो हो जाते हैं क्योंकि एक बंदे ने डाउनलोड किया, आगे 10 लोगों को पे किया। अब जैसे मैं अपना म्यूज़िक स्पॉटिफाई पे सुनती हूँ और मैं, वो एक पेड सर्विस है और मैं पे करके उसको यूज़ करती हूँ। मैं कभी किसी का गाना डाउनलोड करके किसी को फॉरवर्ड नहीं कर देती, बिकॉज मुझे पता है कि वो एक तरह से चोरी ही है। और किसी की प्रॉपर्टी को इस तरीके से यूटिलाइज़ करना, देखें हम अपने घर का, अपनी गाड़ी का, अपनी जो भी पर्सनल चीज़ें होती हैं उनका कितना ख्याल रखते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो जब दूसरा इंसान को इस तरह की चीज़ करता है और जिससे उसकी रोज़ी रोटी वाबस्ता है, तो हमें ख़ास ख्याल करना चाहिए। और व्यूअर्स जनरली भी जो ये गलत बयानी वाला जो एक एलिमेंट है ना, जो हम पूरी पाकिस्तान, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, ऑनलाइन तो एक दूर की बात है, गलत बयानी करना, सच को घुमा फिरा के पोर्ट्रे करना, जिसमें रियलिटी नहीं आप पोर्ट्रे करते, आप एक्चुअली अगले को घुमेरियाँ दे रहे होते हैं और बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि प्लीज़, गलत बयानी भी झूठ ही होती है। आपने बात को गलत बयान किया, आपने झूठ बोला, इट इज़ द सेम थिंग। जैसे कि आप आ रहे हैं काम पे, आप लेट निकले घर से, इतने आप में गट्स होने चाहिए कि आप कहते हैं कि जी आज मैं ज़रा लेट निकली थी या लेट निकला था। हर बार ट्रैफिक में हर बंदा तो नहीं फंसता, हर बार कोई इमरजेंसी नहीं होती, कभी कभी हम भी भंड मार देते हैं और हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। यूएस, ये जो झूठ है ना, ये जमा होते 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 इतने भारी हो जाते हैं कि फिर खबर के अजाब में ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन होती है कि झूठों के ज़ुमरे हमें क्या आगे से मिलेगा, गॉड नोज़। सो अल्टीमेटली ना बोलें झूठ। जान हमने अपने रब को देनी है और हमारे रब को हर चीज़ का पता है, हमारे दिलों का हाल पता है। झूठ ना बोलें, किसी की चोरी ना करें, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं, पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ें, अगलों के लिए भी आसानी पैदा करें ताकि आपकी ज़िंदगी और आखिरत में आसानी हो। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। आपको, मैं जैसे शेफ्स की बात कर रही थी, आपने नोटिस किया कि शेफ्स क्या इंप्रेशन देते हैं ऑनलाइन, और वही चीज़ जब आप फॉलो करते हो तो वो वैसी होती नहीं है।
बिल्कुल ऐसा है, और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है, बहुत अजीबो-गरीब से कॉम्बोज भी बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उन्होंने बताया हुआ था मैगी शेक। अब आप खुद सोचें वो डाइजेस्ट होगा, क्या होगा, फूड पॉइजन होगा, क्या उसका बनेगा, जायका क्या होगा, क्या होगा। और चीज़ें ये है कि ऐसी ऐसी चीज़ें लोग बनाते हैं कि यार ओ ये वायरल हो जाएगी। आप अगर मजाक में भी बना रहे हैं तो कहें कि आज हमने मजाक में सोचा कि हम फलां चीज़ ट्राई करेंगे और फिर हम उसको टेस्ट करेंगे। आप वही चीज़ सच्चे अंदाज में कर सकते हैं कि हमने अजीब सी चीज़ बनाई है। ऐसी ऐसी वियर्ड किस्म की चीज़ें, पता है क्या होता है व्यूअर्स, लोग मासूमियत में बना लेते हैं कि ओ ये तो बड़े मज़े की चीज़ बन सकती है। वो कॉम्बिनेशन बना के जब खाते हैं, खर्चा कितना इंसान का हो जाता है। सस्ती से सस्ती चीज़ आजकल आप कॉपी करने की कोशिश करें, 500 नहीं 1000 रुपये का तो खर्चा हो ही जाता है। बिल्कुल किसी के पैसे ज़ाया करते हुए हमें 100 दफ़ा सोचना चाहिए। आजकल की दुनिया में जहाँ पे इकोनॉमी इतनी टफ है, तो मेरे ख्याल से ऑनेस्टी बेहतर है। अब आप देखो, आप ऑनलाइन देखते हो, जुगन आप ही ने अपनी कोई वीडियो लगाई हुई है जिसमें एक महल जैसे घर में रह रही हूँ, मतलब माशाल्लाह आप तो घर मेरा 3.5 कनाल 4 कनाल का है, लेकिन फॉर एग्जांपल 20 कनाल के घर में 1 एकड़ ज़मीन, इतने बड़े बड़े लॉन, आप कहते हो यार जुगन आप ही की क्या लाइफ है। और इवन कुछ ऐसी भी वीडियोस होती हैं जो ना खुद से प्रेडिक्ट करते हैं, इसकी ये एज है, इसकी ये इनकम है, ये ऐसे अच्छा, है, ये भी बहुत वैसे है। थैंक यू आपने ये बात की, हाँ। मैंने ये भी बात करनी थी, थैंक यू आपने ये बात की। कितनी दफ़ा मैंने ऑनलाइन देखा है जुगन की अर्निंग इतने अरब, मैं कहा हाय कितने गए अरब, मैनू भी दे दो थोड़े जे अरब, 1 अरब दे दो, एक पे मैं मुतमईन हूँ व्यूअर्स जो भी देना चाहे। बट बात ये मजाक के अलावा, बिकॉज अरबों में हम नहीं कमाते, काश अल्लाह करता कि हम कमाते, काश हर इंसान अरबों में कमाए, ये मेरी भी दुआ है सबके लिए, लेकिन अरबों में हम नहीं कमाते। सो द फैक्ट इज़, अभी पिछले दिनों बेचारे दीपक परवानी की पोस्ट लगी हुई थी और 3-4 और एक्टर्स की कि भाई दुनिया पाकिस्तान का सबसे अमीर हिंदू डिज़ाइनर, और उनकी पता नहीं को अरबों का अमाउंट लिखा हुआ था, और उस बेचारे ने दीपक ने पोस्ट लगाई 3-4 अपने सोशल मीडिया पे कि ये बिल्कुल गलत खबर है। क्योंकि इनकी किस्म की खबरों को लगाने के 2 ही रीज़न हो सकते हैं, एक आप अपने आप को वायरल करना चाह रहे हैं, दूसरा आप चाहते हैं कि जो हमारे इनकम टैक्स वाले हैं वो इनके पीछे पड़ जाए और अगले की ज़िंदगी अजाब हो जाए। ऐसा ही है। तो क्यों आपने ऐसे करना है? ज़्यादातर लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब इस फील्ड में एंड जनरली जो हैं टैक्स पेयर्स हैं। जो टैक्स नहीं देता, अब तो वो गाड़ी भी नहीं ले सकता अपने नाम पे। सो आप रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है। मैं जिस दिन से कनाडा से पाकिस्तान शिफ्ट हुई हूँ, आई बीन अ टैक्स पेयर, अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई टैक्स का इशू नहीं हुआ। हर साल टैक्स ऑन टाइम अपना वो करना है, सारा कुछ करना है। अगर कोई लेटर, कोई क्वेरी, कोई इंक्वायरी, फ़ौरन सारी चीज़ें सामने प्रेजेंट की। लेकिन जब लोग ऐसे मसले खड़े करते हैं, अच्छा इस किस्म की खबरें कि फलां और फलां की शादी में बड़े मसाइल, बात तलाक तक पहुंच गई, वो दोनों मियाँ बीवी खुश अपने हनीमून पे गए हैं बच्चों के साथ, हनीमून कह रहे हैं रोमांटिक हॉलीडे पे गए हैं अपने बच्चों के साथ, आगे से या किसी का किसी के साथ अफेयर है, कुछ ऐसा है कुछ वैसा है, और अगले को पता भी नहीं होता मैंने ये कब किया। और आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, जो व्यूअर्स आप रियलाइज नहीं करते हैं, शादियां बर्बाद हुई हैं, टूटी हैं इन चीज़ों की वजह से। फलां का फलां से अफेयर, अच्छा जी वो बात एक वायरल हो गई, लोगों ने फिर चीज़ें ढूंढनी शुरू कर दी, लगानी शुरू कर दी। कितना भी मियाँ बीवी का अपना आपस में खूबसूरत ताल्लुक हो, जब वो घर जाएंगे और बैठेंगे और इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो अगर लड़की को मियाँ नहीं भी कहता या मियाँ को बीवी नहीं भी कहती, तो ससुराल वाले भी तो बैठे हुए हैं, दुनिया भी बैठी हुई है, उनको तो नहीं पता कि ये सच है कि गलत है। तो प्लीज़ लोगों के बारे में गलत खबरें मत लगाया करें। ये झूठ है, ये तोहमत है, ये बहतान है, ये गुनाह है। वही वाली बात है ना, क्या आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेंगे? अगर नहीं पसंद करेंगे तो फिर ऐसी चीज़, मैंने एक बात की, आपकी शक्ल कितनी अजीब सी होगी कि कितनी सख्त बात है, लेकिन यही रियलिटी है। तो हम लोगों को प्लीज़, मैं बार बार कहती हूँ, तकलीफ ना पहुँचाए। तकलीफ वो नहीं होती कि जाके आप किसी को सुई चुबा दें या किसी को डंडे से मारें। तकलीफ जहनी और इमोशनल भी होती है। और आप सोचें किसी इंसान के ऊपर, जैसे कि सायरा और जब वो डिवोर्स का पूरा मामला चल रहा था, शहरोज़ वगैरह का, कितना बड़ा तमाशा लोगों ने डाला था। वो दोनों आपस में चुप, ना शहरोज़ बात कर रहे हैं ना सायरा यूसुफ बात कर रही है, चुप करके उनका मामला, मैं सॉरी गड़े मुर्दे नहीं उधर निकालना चाह रही हूँ, खेड़ना चाह रही, बस एक एग्जांपल दे रही हूँ। और मैं बार बार सोच रही हूँ उनकी बच्ची कितनी डिस्टर्ब हो रही है, वो बंदा कितना तंग हो रहा है, वो सायरा बेचारी कितनी तंग हो रही है। वो खुद चुप हुए हैं और कह रहे हैं कि प्लीज़ जी हमारी ज़िंदगी के बारे में बात ना करें। सोशल मीडिया पागल हुआ है, ऐसे है। और पेट अगला अपना नंगा नहीं करता, आवाम नंगा करते। और कमेंट्स ऐसे होते हैं जिस तरह
पता नहीं क्या हो गया है, जिस तरह इनके अपने घर की बात है, चलो आपका कंसर्न इतना बनता है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो बात आप अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी, अपनी बीवी के बारे में सुनना नहीं पसंद करेंगे, वो चीज़ किसी के बारे में भी मत कहें। देखिए, दिलों के हाल हमारा रब जानता है। आप किसी पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके घर में बर्बादी होती है, मामलात होते हैं, गुनाह किसको मिल रहा है व्यूअर्स? उसको जिसने टॉर्चर किया। ख़वातीन की अक्सर ऐसी ऊटपटांग वीडियोस निकल आती हैं, अगर निकली है तो क्यों शेयर करते हैं, फ़ौरन डिलीट करें। बहुत सी मीडिया की ख़वातीन पाकिस्तान छोड़ के ही चली गई क्योंकि कोई ऐसी चीज़ निकल आई। चले उन्होंने तो गलत किया सो किया, आप क्यों उस गुनाह में अपना भी हिस्सा डाल के अगले को की इज्जत उछाल रहे हैं? सो व्यूअर्स प्लीज़, एक तो होता है आपस में झूठ बोलना, एक होता है पब्लिक झूठ बोल के लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ नेगेटिविटी मत फैलाएं, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। लोग बहुत तकालीफ से गुजर रहे हैं, लोगों के लिए आसानियां पैदा करते हैं, उनको तंग नहीं करते। ओके, आज किचन में क्या बन रहा है बेटी? आज किचन में बन रहा है दाल गोश्त बन रहा है, जिसमें हम दाल जो यूज़ कर रहे हैं वो है चने की दाल। तो उसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो है चने की दाल 250 ग्राम, गोश्त 500 ग्राम, प्याज 3 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, सुरख मिर्च पाउडर आधा खाने का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, तेल आधा कप, मक्खन 1/4 कप, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च गार्निशिंग के लिए। तो जो इसका मेथड है बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है कि एक पैन में आपने प्याज लेना है, प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन करने के बाद उसके अंदर आपने अदरक लहसुन पेस्ट डालनी है और हरी मिर्ची पेस्ट डालनी है। इनको आपने अच्छे से पकाने के बाद इसके अंदर आपने चिकन ऐड करनी है। चिकन ऐड करने के बाद आपने साबुत गरम मसाला ऐड करना है। साबुत गरम मसाला ऐड करके उसको अच्छे से आपने पकाना है। पकाने के बाद जितने भी स्पाइसेस मेंशन किए गए हैं उसको आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दूसरी तरफ आपने जो चने की दाल आपने 30 मिनट्स या 1 आवर के लिए सोक करके रख देनी है और उसको आपने उसमें ऐड कर देना है। ऐड कर देना है। अगर तो आपका चिकन है जो ज़्यादा कुकड हो गया इस प्रोसीजर में, तो आपको चाहिए कि चिकन को निकाल दें और दाल को पकने दें। और अगर नहीं हुआ तो दाल और चिकन को इकट्ठा होने दें, वरना जो दाल होगी ना वो बिल्कुल मैश्ड हो जाएगी। और दूसरी तरफ आपने ये करना है कि दाल डाल दी, चिकन भी बीच में पक रही है और साथ दाल भी, उसको आपने अच्छे से पकने देना है। अच्छे से पकने के बाद उसकी जो आपने कंसिस्टेंसी होगी वो आपने अपने हिसाब से सेट करनी है। कितनी आपको थिक चाहिए और कितनी नहीं चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। और लास्ट पे आपने उसके लिए एक तड़का तैयार करना है और जो तड़का होगा वो होगा कि उसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल के अंदर आपने लहसुन जाएगा और ज़ीरा डाल के और उसको आपने हरी मिर्ची बीच में डाल के उसको तड़का लगा देना है। तड़का लगाने के बाद उसको आपने गार्निश कर देना है। गार्निश में हरी मिर्ची, धनिया, अदरक वगैरह आएगा और उसको आप सैलेड और चटनी वगैरह के साथ सर्व कर सकते हैं। साउंड्स एब्सोल्युटली लवली। और व्यूअर्स ने आज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन। अगेन, हम नहीं कहते हैं कि बहुत महंगी महंगी चीज़ों में जाएं, आप अफोर्डेबल तरीके से भी ये चीज़ें तैयार कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी चने की दाल इवन मीट के बगैर बना सकते हैं अगर आप नहीं मीट अफोर्ड करते। बहुत क्यूब ऐड कर दें। जैसे कल हमने चने का पुलाव बनाया। चने का पुलाव क्योंकि चने के अंदर प्रोटीन का एलिमेंट भी होता है और पेट भी भर जाता है। आप चने का पुलाव लोगों को न्याज में दे सकते हैं। जैसे कि हम अभी जब सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहे थे तो आपने बड़ी अच्छी सजेशन की कि नान के ऊपर आप इसको रख के इसको पैक करके थैलों में दे सकते हैं, क्योंकि ये पानी पानी वाला सालन नहीं होता, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। कोरमा वगैरह इस तरह की चीज़ें देना प्रॉब्लम होती है, लोग ज़्यादा होते हैं न्याज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बट थोड़े से किसी कंटेनर टाइप, डिस्पोजेबल टाइप में डाल के विद नान भी दे सकते हैं। घर के बाहर अगर आपने लंगर का इत्माम किया हुआ है तो आप वो भी कर सकते हैं कि दस्तरखान ज़मीन पे बिछाएं में और वहाँ पे लोगों को आप सर्व कर दें। ऑप्शंस आर अनलिमिटेड व्यूअर्स। दिल बड़ा करने की बात होती है, मामलात तो फिर सेटल हो ही जाते हैं। ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक ऐसी प्रॉब्लम जो आजकल बड़ी कॉमन हुई हुई है, एक बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, वो है चिकन पॉक्स का। स्कूल से तो छुट्टियां हैं, लेकिन बच्चों को चिकन पॉक्स इस स्पीड से लग रहा है, और जिन बड़ों को नहीं हुआ हुआ चिकन पॉक्स उनको भी फिर हो रहा है, और ओल्डर एज में तो जाके वैसे ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो चिकन पॉक्स एक्चुअली है क्या, इसमें और काकड़ा लाकड़ा या लाकड़ा काकड़ा वो जो मीज़ल्स होती हैं उसमें क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है आपके मेरे हम सब के फेवरेट चाइल्ड स्पेशलिस्ट, अ ब्रिलियंट डॉक्टर, डॉक्टर शहजाद हैदर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया वेरी मच।
डॉक्टर साहब, आप भी ना हमेशा वो वाला टॉपिक लेके आते हैं जो उस वक्त एक तरह से, एक तो होता है सोशल मीडिया वायरल, एक होता है फिजिकली वायरल। तो ये दोनों ही चीज़ें जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो चिकन पॉक्स है क्या चीज़? उर्दू में हम इसको लाकड़ा काकड़ा कहते हैं। अच्छा, इसके कभी कभी उर्फ आम में इसको कभी खसरा भी कह दिया जाता है। खसरा मीजल्स को नहीं कहते? कहते तो मीजल्स को है, लेकिन कुछ लोग इसको भी कह जाते हैं क्योंकि मिक्स कर देते हैं ना लोग, मिक्स कर क्योंकि देते हैं। दोनों में दाने दोनों ही के निकलते दाने हैं, दोनों की साख्त मुख्तलिफ है, पहचान मुख्तलिफ है। हैं। ये वायरस होती हैं? ये बेसिकली वायरल डिजीज़ है। इसके दो किस्में हैं, एक हम वेरिसिला इन्फेक्शन कहते हैं और एक होती है हर्पीस ज़ोस्टर, जो कि दोनों का ये है कि जो वेरिसिला इन्फेक्शन है वो विदाउट एनी प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स के जब एक्सपोजर होता है तो उसके बाद उसकी इलामात ज़ाहिर होती हैं, तकरीबन कोई समझें 10 से 21 दिनों के अंदर अंदर हो जाती हैं, और 14 और 16 दिन का टाइम अमूमन ज़्यादा होता है। और जब इलामात आती हैं तो अमूमन वो पहले बड़ी गैर मुबहम सी होती हैं, कोई बुखार हो जाता है, कुछ खांसी रेशे का मामला हो जाता है, सर दर्द हो जाती है, और इसके बाद रैश अपीयर होता है। लेकिन इसमें ये मामला होता है कि जब ये खांसी रेशे की इलामात हो रही होती हैं और रैश अभी अपीयर नहीं हुआ होता तो ये ऑलरेडी इन्फेक्शियस हो जाता है, और इसके इन्फेक्शियस होने का मतलब ये है कि ये फैल सकता है, आपके खांसी की वजह से भी फैल सकता है, और फिर बाद में जब रैशेस आ जाते हैं और उनके वो दाने बनते हैं, उनके पस्ट्यूल्स बनते हैं, तो उनकी स्क्रैपिंग्स जो गिरती हैं उसकी वजह से भी फैलता है। 85% चांस होता है इसके इन्फेक्शन होने का जब ये इन्फेक्शियस स्टेज में हो, किसी और भी नॉन ससेप्टेबल को लगे। आपको याद है डॉक्टर साहब, जब हसन बहुत छोटा था, बिल्कुल कुछ माह का था, 3-4 महीने का था, और उसको लग चुके थे इंजेक्शन्स वगैरह चिकन पॉक्स के, लेकिन उसको भी चिकन पॉक्स हो गया था। और उसको इसलिए हुआ था क्योंकि जो खातून जो डीए में आती थी उनको संभालने के लिए, मुझे आज भी याद है, उनके घर में जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनको हो चुका था। अब उनको क्यों, उनको हुआ था, उनके बच्चों को हुआ था, और ख़ुद उनको पहले हो चुका था, तो इवन दो उनको नहीं हुए चिकन पॉक्स, लेकिन उनकी वजह से इधर आ गए। ये भी अभी आपकी बड़ी खुशनसीबी थी कि उसको पहले एक वैक्सीनेशन हो चुकी हुई थी। वैक्सीनेशन के इस पॉइंट को बड़ा अपने ख़ास तौर पे याद रखना है। हमारी जो नॉर्मल वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, जिसे हम एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन कहते हैं, जो कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में है, उसमें चिकन पॉक्स इज़ नॉट अ पार्ट। अच्छा, उसकी वैक्सीनेशन इसको कवर नहीं करती। ये पॉइंट हम सबको समझना चाहिए, बिकॉज अमूमन ये समझा जाता है कि हमने वो 9 महीने और 15 महीने की वैक्सीनेशंस लगा ली हैं तो हमने अब सब कुछ कवर कर लिया। तो ये उनको काउंसल करना ज़रूरी है कि उसके बावजूद तन वैक्सीनेशंस हैं, और अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो काइंडली लगाएं। अफोर्ड मैं समझता हूँ उनको करना चाहिए, बिकॉज़ ये वन टाइम एक इन्वेस्टमेंट है और सारी ज़िंदगी के लिए ये प्रिवेंशन है। तो जो आपकी, क्योंकि वो लगा हुआ था, उसकी जो डिज़ीज़ हुई वो मॉडिफाइड रही, उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई। वैक्सीनेशंस के 4 बड़े मेजर एडवांटेज ये होते हैं कि अगर लग गई हों 90% इन्फेक्शन नहीं होती है तो शदीद नहीं होती, अस्पताल में दाखिल नहीं करना पड़ता, जानलेवा नहीं होती, और बच्चा बग़ैर किसी पेचीदगी के ठीक हो जाता। सही। तो हिफाजती टीके हर लिहाज से एक विन विन सिचुएशन है, लाजमी लगने चाहिए, और ये आम हमारे प्रोग्राम ऑफ EPI में नहीं है, ये वाजे मैं करना चाहता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसे भी तो लोग हैं जो अफोर्ड कभी करते हैं तो नहीं लगाते। वो तो बहुत से ऐसे टीके नहीं भी लगाते जो इम्यूनाइजेशन में भी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सब कुछ कर सकते हैं और उनके बावजूद ना वो इंतहाई गफलत और इंतहाई लापरवाही का सबूत देते हैं। क्योंकि चिकन पॉक्स कहने को तो ठीक है, एक वायरल डिजीज़ है, उसकी अपना एक प्रोड्रोम होता है, और 10 से 21 दिनों में वो डेवलप होता है, और उसके जाते जाते भी 7 से 10 दिन ले जाता है। लेकिन इसकी कई कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। इसके अंदर ख़ास तौर पे जो वेरिसिलिया नमूनिया होता है वो समटाइम वेरी सवेयर भी हो सकता है, और इसके अंदर ऑल्दो की परसेंटेज कम होती है, लेकिन आपके आसाब पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है, एंसेफेलाइटिस हो सकता है, रेज सिंड्रोम है, उसमें भी आपके ब्रेन के ऊपर इफ़ेक्ट होता है, और आपके स्किन इन्फेक्शंस आ सकती हैं जो सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती हैं, जिसमें फिर आपके एब्सेस वगैरह भी बन जाती हैं। और ये जो 20 वीक्स के ऊपर माँ जिनको हो जाती है, जिनकी जो प्रेग्नेंट वुमन होती है, उनको जब होता है तो उनके कई बच्चों में कंजेनिटल एनॉमलीज़ भी आती हैं। जैसे कि? मतलब
कि उनके बच्चे जो हैं वो माजूरी के साथ पैदा हो सकते हैं। तो इस चीज़ को बहुत सीरियस लेना चाहिए कि ये हमें नहीं लगनी चाहिए। 20 वीक 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जिस प्रेग्नेंट वुमन को ये इन्फेक्शन हो, उसके अंदर ये चांस हो सकता है कि बच्चे की पैदाइश है उसमें नॉर्मल ना पैदा हो। तो इस बात का आप अहमियत रखें कि आपने अपनी सेहत अपने लिए भी ज़रूरी है, उसके लिए भी ज़रूरी है। फिर होता किस एज ग्रुप में है ज़्यादातर? अमूमन तो ये बच्चों में होता है, और लेकिन बच्चों में होने के बाद ये जो है प्राइमरी इन्फेक्शन जिसे प्राइमरी वेरिसीला है वो बच्चों में होती है, बड़े बच्चों में भी होती है। और उसके अंदर बेसिकली करैक्टरिस्टिक किस्म का आपका रैश है जो कि 3 से 4 दिन में अपीयर होता है आफ्टर द प्रोड्रोम, और 5 दिनों के अंदर वो प्रोग्रेस करता है। वो पहले हल्का सा होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसमें पानी भर जाता है, पानी भरने के बाद पस भर जाती है, फिर वो क्रस्ट बन जाता है और क्रस्ट बन के स्कैब बन जाता है। और मना करते हैं कि इसको स्क्रैच नहीं करना, जबकि करते हैं। हाँ, स्क्रैच वो करते हैं क्योंकि उसमें खुजली बड़ी होती है। इसके दौरान आपने अपने नाखून भी काट के रखने होते हैं, और नहाने में कतन कोई ममानियत नहीं। लोग कहते हैं जी नहाएं मत, प्लीज़ नहाएं, क्योंकि आपकी स्किन अगर क्लीन रहेगी तो आपको खारिश भी कम होगी, और आपकी सुपर एडेड इजाफी जो उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये तो वायरल इन्फेक्शन है, इसके साथ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है आप उससे उसको प्रिवेंट करेंगे, लोगों को प्रिवेंट करेंगे। तो और आजकल तो व्यूअर्स बहुत ख़ास ख्याल कर रहे हैं, क्योंकि आजकल फंगल इन्फेक्शन भी बहुत आसानी से हो जाती है क्योंकि हवा में नमी है और हबस है, हबस का मौसम है। तो आपने नहाने में बल्कि बहुत उसकी ताकीद करनी है और रेगुलरिटी से नहाना है और अपने आप को साफ रखना है, और ये नाखून काट के रखने हैं। बाकी हफ्ता लोग बच्चे नहलाते नहीं हैं, नहीं नहलाते कि जिसको पूरा निकलने थे दाने खुल। तो इस किस्म के जो है ना ये मफरूज़े और मुगालते, इनसे अपने आप को बचाना है। यहाँ तक कि जो माएँ 5 दिन पहले बिफोर द डिलीवरी और 2 दिन बाद में जिनको कि इन्फेक्शन होती है, उनके बच्चों को आपने इम्यूनोग्लोबुलिन ज़रूर लगाने होते हैं फॉर प्रिवेंशन, क्योंकि वो प्रिवेंशन में उनकी प्रिवेंशन ऑफ चिकन पॉक्स के लिए भी ज़रूरी होती हैं। और उस स्टेज के अंदर, उस फेज़ के अंदर वो कभी कभी बहुत फैटल भी हो सकता है, मोहलक भी हो सकता है। कहते हैं कि आंखों में भी हो जाता है चिकन। और यस, इसकी ऑप्टिक है, आपकी आंखों की होती है, इसमें स्किन की इन्फेक्शंस आती हैं, इसमें नमूनियाज बड़े सिवियर होते हैं, इसमें आपके ब्रेन एब्सेसिस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एंसेफ्लाइटिस बड़ा होता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ जो इस पर नहीं हो रही? हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसके दौरान आपने एस्प्रीन नहीं खानी, डिस्प्रीन जिसे हम कहते हैं वो नहीं खानी। उससे रेज सिंड्रोम हो जाता है जो कि एक तरह की असाबी बीमारी भी होती है, उसमें वॉमिटिंग भी होती है, और ये सारी वो कैफियत मिल जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ एस्प्रीन खाने की वजह से हम उसे रेज सिंड्रोम कहते हैं। उसके अलावा भी असाबी बीमारी हो सकती है जैसे हम एंसेफ्लाइटिस कहते हैं, उनकी परसेंटेज कम है, लेकिन कहने को परसेंटेज तो कम है, लेकिन जिसके लिए वो हो जाए उसके लिए तो 100% होता है। लेकिन डॉक्टर आप तशखीस कैसे करें, कैसे पता चलेगा कि आपको कौन सी वाली चीज़ है? बुनियादी तौर पे गर्मी है, गर्मी दाने भी निकल रहे हैं। बुनियादी तौर पर आप सही फरमाया, बुनियादी तौर पे तो इसकी तशखीस क्लिनिकल है, इसकी इलामात बड़ी करैक्टरिस्टिक होती हैं। इसका कोई टेस्ट नहीं है? इसके टेस्ट है, इसका PCR इज़ द मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट। उससे पहले आप ब्लड कराएंगे तो मतलब कोई ऐसा टेस्ट नहीं है जो जिसका नाम चिकन पॉक्स टेस्ट है और आपको पता चलेगा? वो अगेन आपने देख के ही डॉक्टर ने बताया? नहीं, वो देख दैट अमूमन ही है, लेकिन उसमें टेस्ट हैं। आप ब्लड कराते हैं, उसमें ल्यूकोसाइट्स कम होते हैं, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए तो WBCs बढ़ जाते हैं। इसमें आप फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी भी करा सकते हैं, इसके अंदर आप इसकी रैपिड कल्चर भी करा सकते हैं, लेकिन मोस्ट डेफिनेटिव जो है वो PCR है। बट इन सारी चीज़ों से जो आम तौर पे हम कॉमन सेंस में करते हैं वो उसकी क्लिनिकल पिक्चर होती है, और क्लिनिकल पिक्चर जो है ये क्रॉप्स में आता है। क्रॉप्स में कहाँ आता है? ये आपके फेस पे आता है, आपके ट्रंक पे आता है, आपके स्काल पे होता है, नाक में होता है, आपकी आंखों में होता है, आपके मुंह में होता है, और मुंह के अंदर ये ओरल हर्पीस के तौर पर आता है जो कि बड़ा रेजिस्टेंट होता है। ये और भी आपके मुख्तलिफ एरियाज़ में हो सकता है, ठीक है। और इसकी करैक्टरिस्टिक ये होती है कि ये अमूमन इसकी 4-5 क्रॉप्स आती हैं इन अ पीरियड ऑफ अबाउट 5 डेज़, और ये क्रस्टिंग से पहले तक ये इन्फेक्शस होता है। जब इसका क्रस्ट बन जाए और स्कैब बन जाए फिर जाके ये नॉन इन्फेक्शस हो जाता है। उससे पहले हर सूरत में इन्फेक्शस है, और आपने बच्चे को बाकी बच्चों से भी दूर रखना है और स्कूल भेजने से भी दूर रखना है। अच्छा, माँ बाप क्या कहते हैं कि बच्चों को साथ ही एक ही दफ़ा हो जाए तो खैर है? नहीं, वो तो इतनी अजीब किस्म के हमारे मामले हैं कि जी एक तो ये ना करें तो ये जितना निकलता रहे, इकट्ठे मिल जाए तो ये कोई बात नहीं है। और हाँ, ये है कि जिसमें अमूमन ये एक दफ़ा हो जाता है उसको अमूमन जनरली एक लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट? व्हाई शुड इट हैपन? और दूसरी बात यह है कि जब एक वैक्सीनेशन अवेलेबल है, मेहरबानी करके अपने बच्चों को
EPI की वैक्सीनेशन तो लगवाइए, उसके अलावा जो चंद एक अहम वैक्सीनेशन है जो हेपेटाइटिस की हैं, चिकन पॉक्स की हैं, टाइफॉइड की हैं, ये वैक्सीनेशन उनमें अमूमन कवर नहीं होती, आपने लाजमी लगवानी है। ये ख़र्चे उनके ऊपर करना आपकी ज़िम्मेदारी है, ये सदका भी है, ये फ़र्ज़ भी है, ये सब कुछ। डॉक्टर साहब यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अगर खुदा न खास्ता हो जाता है चिकन पॉक्स तो फिर एक तो उसका इलाज क्या है, दूसरी बात जो बड़ी मेजर है कि हर्पीज़ ज़ोस्टर की आपने बात की, तो मुझे याद है हमारी फैमिली में एक खातून है, उनको यही हुआ हर्पीज़ ज़ोस्टर, चीखें निकल गई उनकी। अब अगर आपको बचपन में हो जाता है चिकन पॉक्स तो क्या आपको आगे जाके वो हर्पीज़, ये सब बातें हम ब्रेक के बाद करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है चिकन पॉक्स, बड़े होकर जब वो हर्पीज़ बन जाता है, चाहे वो मुंह का, अब जिन लोगों को मुंह पे हर्पीज़ का इशू होता है उनके बार बार होंठों के राउंड वो दाने आने शुरू हो जाते हैं और इतना उनका मुंह पक जाता है। जिन बड़े तकलीफ होते हैं ओल्डर एज में जब खवातीन को और मर्द हजरात को हर्पीज़ ज़ोस्टर हो जाता है तो चीखें निकल जाती है, कपड़े तक पहनना अजाब हो जाते हैं, एक कॉटन का कपड़ा भी उस जगह पे लगे तो मरने वाला बंदा हो जाता है, करवट लेते हैं, उसके ऊपर कपड़ा सिरक भी जाए तो तकलीफ होती है। तो ये क्या है मामला और इससे कैसे बच सकते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक बहुत ही ब्रिलियंट डॉक्टर शहजाद हैदर है। वो हमें चिकन पॉक्स के बारे में बता रहे हैं, जिसको लाकड़ा काकड़ा भी कहते हैं और पता नहीं क्या क्या बुलाते हैं, उर्दू में और क्या बुलाते हैं डॉक्टर? बेसिकली इसको छोटी चेचक भी कहते हैं, इवन खसरा भी कह देते हैं, लेकिन बेसिकली लाकड़ा काकड़ा क्योंकि जो खसरा है वो यूजुअली मीजल्स होता है। अब ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि व्यूअर्स इसका इलाज घर पे नहीं होता, और आजकल तो स्पेशली बड़े लोग कहते हो गर्मी दाने निकल आए। मैं कितने लोगों को जानती हूँ जिन्होंने गर्मी दाना सोच के बच्चों को नहीं लेके गए, एक को हुआ, दूसरे को हुआ, जब तीसरे को हुआ तो सोचा ओ ज़रा जाके चेक करा लेते हैं। लेकिन व्यूअर्स, जैसे कि डॉक्टर साहब ने ब्रेक से पहले बताया, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और चिकन पॉक्स एक जानलेवा बीमारी है, क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि बड़ों में ये क्या होती है, जैसे आपने हर्पीज़ ज़ोस्टर का, तो क्या जिसको बचपन में हो जाते हैं चिकन पॉक्स उसको आगे नहीं होते, इसकी क्या साइंस क्या है? बचपन में होता है वो वेरिसिला समझो है ना वायरस, वो आपको जो इन्फेक्ट करता है वो उसमें से आपके नर्व एंडिंग्स पे वो जो होते हैं ना नर्व एंडिंग्स, उसके अंदर जाके ये वायरस स्टे करता है, स्टैग्नेट हो जाता है। और फिर 30% लोगों में जब वो एल्डरली हो जाएं और उनकी इम्यूनिटी किसी वजह से कम हो जाए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जैसे कहते हैं, वो कम हो जाए, तो ये जो वहाँ पे सोया हुआ वायरस ये दोबारा जाग जाता है और ये हर्पीज़ ज़ोस्टर के सूरत में आता है। हर्पीज़ ज़ोस्टर में उससे पहले कि ये इसके स्पेशल वो जो लेशंस हैं निकलें, इंतहाई सख्त दर्द शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि उसकी डायग्नोसिस जो है वो बड़ी कंफ्यूजिंग होती है और लोग कहते हैं कि ये पता नहीं क्या हमें हो रहा है, फाइब्रोमाइल्जिया तो नहीं हो गया, क्योंकि नज़र और वो 5-6 दिन लेता है उसको अपने आप को जाहिर करने में, उतनी देर में आदमी खप जाता है कि मैं क्या हो रहा है। लेकिन जब वो शुरू होता है, ये अमूमन सिर्फ ये डर्माटोम्स होते हैं जो कि आपके जो है ना जिल्द के कुछ हिस्से होते हैं, उसके अंदर ये होता है, ये अमूमन मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता, और जब ये होता है तो ये एक क्रॉप्स में आता है जो कि आपस में बिल्कुल जमगट्ठा कर जाती हैं। फैमिली में खातून को हुआ था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स, मैं आपको दिखाती हूँ, उनके पूरी कमर पे था, पूरे यहाँ पे ऊपर वाले एरिया में था, और वो चीखें मारती थी, और पेट में भी ना यहाँ पे जहाँ पे फोल्ड्स थे वहाँ पे था। व्यूअर्स, उनकी चीखें निकलती थी, वो रोती थी ज़ारों। न्यूरोपैथिक ये पेन होती है, ऐसी पेन होती है कि आदमी का दिल चाहता है मैं हो सके तो मैं ये हिस्सा ही काट दूँ, इस हद तक वो पेन होती है। और कितनी छोटी सी मूवमेंट के कि कपड़ा आपकी जो है ना स्किन के ऊपर सिरक गया है तो उससे भी आपकी चीखें निकल जाती हैं। देखें कितनी मिजरेबल कंडीशन है। अमूमन जब कोई आपको लगे कि आपका एक्सपोजर हो गया, अब ये जो इनका इंडेक्स केस होता है वो भी उसका इन्फेक्टिव नहीं होता जबकि वो इन्फेक्ट कर जाता है, लेकिन लेट्स से आपको पहले हुआ है और अगर आपको लगता है कि ये एक एक्सपोजर वाला केस है तो वैक्सीनेशन आप उन दिनों में दे सकती हैं, इन दोज 5 days एंड इवन इन दोज बिटवीन 7 to 10 days, जिसमें कि आपको लगा है कि मेरा एक्सपोजर हुआ और मुझे अभी हुआ नहीं है, लेकिन तो वैक्सीनेशन भी दे सकती हैं। और उससे पहले मैं ये बचाव के बाद से बात कर रहा हूँ, मैं बचाव की बात करना चाह रही हूँ कि क्या आप और मैं वैसे ही नहीं लगवा सकते उसका एक बूस्टर? नहीं, वो तो बिल्कुल लगवा सकते हैं, उसमें तो कोई हर्जी नहीं, और आजकल एंडेमिक है, हो सकता है नहीं, और स्पेशली जबकि एंडेमिक है तो आप ज़रूर लगवाइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल लगवा लें इसमें। और दूसरी बात,
कि जब ये हो जाए तो ये आप जो है ना इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये भी बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं एज़ लॉन्ग एज कि एक सिर्फ एक्सपोजर हुआ है और उसमें ये बड़े हेल्पफुल होते हैं। लेकिन एक दफ़ा जब ये बीमारी हो जाए तो फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी हेल्प नहीं करती। फिर उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट जो है स्पेशल एंटी वायरल मेडिसिन से होती है और ख़ास तौर पे एंटी वायरल में इट इज़ एडवाइज्ड कि इसको शुरू में आप एंटी वायरल इंजेक्शंस आईवी के साथ ट्रीट करें तो इसकी इफ़ेक्टिव और जल्दी क्लियरेंस होती है। हाँ, अगर आपकी एक मॉडरेट सी इन्फेक्शन हुई है और वो रिलेटिवली सिवियर नहीं है तो आप उसमें ओरल मेडिसिन भी एंटीवायरल शुरू कर सकते हैं। उसके दौरान आपने अपने नाखून काट के रखने हैं, नहा के रखना है। इचिंग के लिए आपने एंटी प्लूराइटिस की जो क्रीम्स हैं वो लगा के रखनी है ताकि इचिंग कम से कम हो। और हाइड्रेशन, पानी खूब पीना है आपने, ये सारी आपकी इंतहाई ज़रूरी है। खाने पीने में जो घर की चीज़ें हैं वही आपका एहतियात है, कोई ख़ास एहतियात नहीं कि ये ना खाओ और ये ना खाओ। अच्छा, अब वही चीज़ जो बच्चों में तकलीफ़ नहीं है, मोस्टली तकलीफ नहीं होती, इचिंग ही होती है व्यूअर्स, और थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है मैक्सिमम, जो मैंने ज़्यादातर देखे। अगेन जो कंट्रोल केसेस हैं जो डॉक्टर ने देख लिया और डॉक्टर ने पहले ही ट्रीट किया तो वो तकलीफ तो नहीं। वही चीज़ जब आप बड़े को हो रही है, आप सोचे कि चीखें निकल रही हैं, बंदे का दिल चाह रहा है, एक्चुअली वो खातून रोते हुए पता है क्या कहती थी, या अल्लाह मुझे उठा ले, या अल्लाह मुझे इस तकलीफ से। वो प्राइमरी इन्फेक्शन जो उनको बचपन में हुई होती है वो उसके ही सारे रेमनेंट्स होते हैं जो वहाँ रह गए होते हैं और वही दोबारा फ्लेयर अप होते हैं। वो सोए होते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो गई, वो जाग जाते हैं, जागते हैं तो वो इतनी सख्त शदीद दर्द के साथ सामने आते हैं। और ये सिर्फ बड़ों में नहीं, ये इवन बड़े बच्चों में भी दोबारा हो सकता है और उसमें रिलेटिवली उनको पेन कम होती है लेकिन उनको अंदर भी काफ़ी पेन होती है। और द पॉइंट एट द बॉटम लाइन ये है कि आपने वैक्सीनेशन के ऊपर स्ट्रेस देना है और जब ये हो जाए तो होपफुली अगर आपको एक्सपोजर हो जाए, हाँ, एक्सपोजर हो जाए तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगा लें और वैक्सीन लगा लें। और अगर डिजीज़ हो जाए तो फ़ौरन उसको रेमेडी करें, एंटीवायरल पहले आप इंजेक्शंस ले लें या उसके बाद एंटीवायरल ओरल ले लें अगर वो मॉडरेट है। और उसके साथ हाइड्रेशन, क्लिनलीनेस, ट्रिमिंग एंड एडिक्वेट जो आपके कवर्स हैं ये भी देने हैं। एंटी हिस्टामिन बहुत ज़्यादा नहीं खाने, उसकी ओवर डोजेज भी आपको ख़राब करती है। वो इतनी ज़्यादा आपको खारिश होती है, आप एक ही जगह 3-3, 4-4 जो है ना खारिश वाली दवाइयां। ये मतलब भी है कि तौलिए अलहदा, चादरें अलहदा। क्या करते हैं कि आप उस तरह से तो एहतियात करें, नहा भी रहे हैं, ये भी करें, साथ में बेड पे आप अपने बच्चों को सुला रहे हैं। खांसी रेशे से आपके स्किन के ये क्रस्ट और इसकी वजह से फोमाइट से ये फ़ौरन फैलता है। 85% तो इसकी वेरिसीला की है। और जो हर्पीस ज़ोस्टर है वो अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का आपको लग जाए तो 30% उसमें ट्रांसमिशन बीमारी आपकी हो सकती है। और जो मुंह पे हर्पीस होती है वो भी इतनी सवेर है। मेरे तो अभी एक पेशेंट था, बच्चा था वो तो, और उसको 4 दिन जो है हमें एंटी वायरल जो है ना इंजेक्शंस दिए हमने। 11 महीने का बच्चा था एंड ही वाज इन अ वेरी सिवियर कंडीशन। खुदा ना खास्ता और 1-2 दिन अगर वो कहीं डिले हो गया होता तो इट कुड हैव बीन वेरी ट्रेजिक। तो प्लीज़ ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, ये अपनी इलामात बड़ी शदीद, बड़ी ख़तरनाक छोड़ती है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं उसका पूछ रही हूँ जो मुँह के ऊपर पूरा इन्फेक्शन बन जाती है यहाँ पे, वो जो स्किन की इन्फेक्शन होती है वो सेकेंडरी आपकी बहुत से लोगों को होती है और अक्सर लोग जो हैं वो सिर्फ पॉलीफैक्स लगा के काम ख़त्म कर देते हैं। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से गाइडेंस लेना चाहती हूँ। मैं बड़े लोगों को जानती हूँ जिनको हर सर्दी में आप देख रहे हैं कि पूरा वो कहता है वो मैंने हर्पीज़ हो गई है, डॉक्टर ने कहा है। तो डॉक्टर ने कहा है तो आप उस पर सिर्फ अगर पॉलीफैक्स या कोई चीज़ क्या ये इसका हल है? नहीं, हर्पीज़ जो है वो ऐसी आसानी से नहीं हो रही कि सिर्फ उसको हर उसमें हो रही है। हर्पीज़ तो एक बड़ी, अगर ओरल अल्सर्स हो रहे हैं आपके तो इट्स वेरी पेनफुल। आपसे ना पिया जाएगा ना खाया जाएगा और वो स्किन की उसकी वैसे कंडीशन है जो कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है। ही नीड्स टू बी एवेल्यूएटेड बाय स्किन स्पेशलिस्ट। मुमकिन है उसके कोई और सिम्टम्स चल रहे हों जो कि एग्रावेट हो रहे होते हैं विद एनी सीजनल चेंजेस और वो आपने उसके लिहाज से उसे देखना होता है। ये दिस इज़ नॉट समथिंग कि इसने हर सीज़न में आके हर्पीज़ हो जाना है। हर्पीज़ इज़ ओरल हर्पीज़ इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। सो अगर आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर साहब अगर हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है तो मैं अब बढ़ना चाहूँगी आजकल कौन सी इम्यूनाइजेशंस करानी चाहिए आजकल, जैसे कि आजकल एक सीज़न चल रहा है, राइट? आपने टच अपॉन किया हमारे यहाँ आपने हेपेटाइटिस, आपने चिकन पॉक्स, आपने टाइफॉइड, आजकल तो बहुत टाइफॉइड, ये सारी 3 चीज़ें तो लाजमी करानी है। उसके अलावा सर्दियों में जैसे हम कहते हैं कि आप निमोनिया और वो फ्लू की वैक्सीनेशन लगवा लें।
तो ये तीनों चीज़ें तो, और हमारे यहाँ टाइफाइड जो है ना, ये हमारी इस रीजन की, इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की बीमारी है, बिकॉज हमारे यहाँ ओवर क्राउडिंग है, सैनिटेशन है, गुर्बत है, जहालत है, ये सारी चीज़ें फैक्टर्स मिलके, और फिर लापरवाही और फिर मामलात हैं। तो इसलिए टाइफाइड जो है ये इतनी ज़्यादा, उसके भी मामलात हैं। सो वैक्सीन, आपकी क्लैनलीनेस, आपकी हाइजीन, आपकी इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, प्रॉपर ग़िज़ा खाना, ये सारी चीज़ें आपस में मिलके एक कम्बिनेशन बनती हैं। सिर्फ ये कि तो नहीं कि वैक्सीन लगा के हमारी सफाई ख़राब रहे, हमारी ग़िज़ाइयत ख़राब रहे। याद रखिए 3 ट्रायड्स होते हैं आजकल हमारे WHO के स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक, कि अगर आपकी वैक्सीन ठीक है, आपकी हाइजीन ठीक है और आपकी ग़िज़ाइयत ठीक है, तो दे समटाइम्स से कि देयर इज़ अ फोरकास्ट कि इस मिलीनियम के बच्चे विल हैव अ फोरकास्ट ऑफ एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 100 ईयर्स। आप ये देखिए कि ये तीनों चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करते हैं, यू आर गिविंग देम अ प्रोस्पेक्ट ऑफ अ लॉन्ग हेल्दी रोबस्ट लाइफ। और यही बात मैं हमेशा करती हूँ हमारे व्यूअर्स आप लोगों से भी, कि देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड में 80 साल का आदमी, 90 साल का आदमी खुद खाना लेने जाता है, अपना खुद ग्रोसरी ख़रीदता है, खुद खाना पकाता है, अपना पूरी केयर खुद करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई हेल्पर आ जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, अगर अपॉइंटेड, अगर इतनी एज हो जाए 90+ टाइप। पाकिस्तान में 60 साल की उम्र के बाद लोगों के लिए चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। आई थिंक मुझे इंसान वहाँ पे भी है, इंसान यहाँ पे भी। आई थिंक आई मे नॉट बी रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी क्वालिफाइड, लेकिन अबव 70 हमारी परसेंटेज शायद 4 या 7% ऑफ द होल पॉपुलेशन, मतलब लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ को इस मामले में है ही नहीं। तो मतलब ये अनफॉर्चुनेट, मतलब 60 के बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है तो यहाँ पे कहते हैं हाँ देखो एज से हो गई थी, लेकिन अगर आप बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बाहर तो लोग 90 साल तक सुकून से जी रहे हैं। हम असल में डॉक्टर साहब वो प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लेते, ना हम अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं। वहाँ पे 80 साल का आदमी जो है चहलकदमी कर रहा है, वॉक कर रहा है, योगा कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। यहाँ पे 60 साल की खातून है वो बेड से उतर ही नहीं टू दैट पॉइंट, आपने योगा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैं आपके तबस्सुर से कहना चाहूँगा कि योगा को एज अ मैटर ऑफ हेल्थ मेडिसिन के तौर पे अडॉप्ट करना शुरू कर दें, एट एनी एज, एट एवरी एज। इट इज़ नॉट ओनली अ फिज़िकल फिटनेस, इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग स्पिरिचुअल मेंटल फिनोमेना। तो ये एक्सरसाइजेज प्लीज़ किया करें, और ये आपकी पूरे माइंडसेट को चेंज कर देती, तो डॉक्टर साहब कल्चर चेंज कर देती। अगर आप हमारे व्यूअर्स को एक कलेक्टिव पैगाम दें आज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या होगा मैं इसी चीज़ को इंक्लूड करके? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सेहत आपको अल्लाह की ख़ास नेमत है, इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है, इसकी हिफाजत आपके ऊपर है। गवर्नमेंट पे ब्लेम करना छोड़ दें। अल्लाह ने आपको वसाइल दी हैं, इल्म दिया है, सहूलत दी है, शऊर दिया है। इसमें सबसे पहले सफाई है, ग़िज़ाइयत है, और इन सारी चीज़ों का लिहाज करना है। जहाँ वैक्सीनेशन हिफाजती टीके अवेलेबल हैं लाजमी लगाने हैं। जहाँ आपका कहीं बीमारी हो जाती है वो भी हिस्सा है, तो उसके लिए जल्द अज जल्द मौसर और मुनासिब इलाज करवाना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ भी मिल सकता है, सरकारी अस्पताल में मिल जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएँ, प्लीज़ उसको नेगलेक्ट ना करें। लाइफ और सेहत का कोई प्रीमियम नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इट इज़ प्राइसलेस। ये बिल्कुल बेशकीमत है। और उनसे पूछें जिनसे ये छिन जाए कि ये कितनी कीमती चीज़ है। आपके सारे बैंक बैलेंसेस पढ़ें और आपकी बीमारी हुआ हो तो आपकी ज़िंदगी में कैफ कोई नहीं, सुरूर कोई नहीं, और कोई रंग ही नहीं होता। एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद गुड हेल्थ। और वही चीज़ है कि व्यूअर्स, गुड हेल्थ के लिए आप 1000 चीज़ें कर सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब से हम ब्रेक में बात कर रहे थे, मालका हम लोग गप लगा रहे थे कि पैडल खेल रहे हैं हम आजकल। हमने डॉक्टर साहब को भी कहा कि डॉक्टर साहब आप भी जाए ना अपनी फैमिली के साथ, और डॉक्टर साहब ने कहा हाँ इंटरेस्टिंग, वॉक तो आप करते ही हैं। हर बंदा अपनी पसंद अपने मिजाज से क्रिकेट एंजॉय करते हैं, तो फैमिली के साथ हर संडे क्रिकेट खेल मैं कहता हूँ जी, जो तौफीक हो आपने अपनी बॉडी को हरकत में रखना है। वर्जिश जिस्म की ज़कात है, उसके बगैर जिस्म पाक नहीं होता। बैट बॉल कितनी महंगी मेरे लोग, एक बैट बॉल आपने खेला, पूरा मोहल्ला उसके साथ मेरे बच्चों की कई ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, पेट बढ़ा हुआ, वजन बढ़ा हुआ। मैंने कहा आप कोई वॉक नहीं, मेरे गोडे नहीं हिलते। मैं क्या, आप घर के अंदर ये कमरा है, इसके अंदर वॉक करें। आपने 5000 कदम पूरे करने हैं, 5000 नहीं तो 3000 करें, शुरू करें, चलना शुरू करें आप। और इसके बारे में कहा जाता है डोंट लीव योर जॉइंट्स। अगर आपने जॉइंट्स को छोड़ेंगे वो स्टिफ हो जाएंगे और आप बिल्कुल बेहतल हो जाएंगे। पुरानी एक कहावत होती थी, दीदे और गोडे सलामत रहें। ये आपने खुद रखने हैं, इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, किसी और ने नहीं आके करना। हम गिट्टे गोटों की बात करते हैं भाई, गिट्टे गोटे दीदे जो भी अपनी बॉडी को हेड टू टो सलामत रखने के लिए डॉक्टर साहब ने आपको बड़ी बेसिक टिप्स आपके साथ शेयर की। और उसके साथ ऑफ कोर्स जो चिकन पॉक्स वाली हम बात कर रहे थे,
उस पर भी गौर कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आजकल के दिनों में अगर हेपेटाइटिस, टाइफाइड और चिकन पॉक्स आप अफोर्ड करते हैं इम्यूनाइजेशन, तो प्लीज़ इम्यूनाइजेशन ख़ुद भी कराएं, बच्चों की भी कराएं। प्रॉपर मॉलेज के पास जाएंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा व्यूअर्स। यहाँ पे हमने ब्रेक की तरफ जाना है। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अहम जगह पे बुलाते हैं, और अल्लाह हमारी अवाम और नास को अपनी सेहत की हिफाजत की तौफीक दे। आमीन। और व्यूअर्स ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कलाम सुनते हुए आएंगे। एंड ऑफ कोर्स आज हम बात करेंगे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन हक की अज़ान, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन अर्श निशान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन जुल्मते शब सदाकतों की सहर, हुसैन जुल्मते शब में सदाकतों की सहर, सदा बनो के सीना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हुसैन गैरते ईमान, हुसैन हुस्न अमल, हुसैन गैरते ईमान, हुसैन हुस्न अमल, हुसैन अज़्म जवान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़फ़र निसार में शब्बीर की इमामत पर, जो है इमाम ज़मान, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। व्यूअर्स आज हमारे साथ बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट सना ख्वां हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई, जो हर सुख दुख के मौके में हमारे साथ होते हैं। ऑफिशियल नात ख्वां हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के, नेशनली और इंटरनेशनली बड़ी जगह जाके कलाम पेश कर चुके हैं। मोहम्मद नुमान अरशद गौरी, अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जहाँ नुमान भाई हमारे साथ है, वहाँ पे हमारे मुल्क के इंटरनेशनली रनाउंड बहुत ही मारूफ, अगर कहें नात ख्वां की कैटेगरी में सेलिब्रिटी का
और एक स्टार का स्टेटस हासिल करने वाले बड़ी ही छोटी उम्र पे, ना सिर्फ ये बल्कि इनकी पूरी फैमिली बड़े खूबसूरती से अपने ये फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। हमारे बहुत ही प्यारे भाई जो नात को शायर भी हैं, ख़ुद एक बेहतरीन होस्ट हैं, नात ख्वां हैं, एंड देन ऑफ कोर्स अब इन द पास्ट फ्यू ईयर्स एक रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र होता है क्योंकि हमारे करियर का आगाज़ आई थिंक आगे पीछे हुआ, शायद सरवर भाई कुछ थोड़ी देर पहले इन्होंने काम शुरू किया और ऑब्वियसली इन्होंने अपनी तैयारी तो मुझसे बहुत पहले से शुरू कर ली थी, लेकिन जब आप अपनी एज कैटेगरी के लोगों को इतना आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो दिल से खुशी होती है। डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और व्यूअर्स, हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे बाप, हमारे उस्ताद, एक ऐसी पर्सनालिटी जो आप इनको ऑनलाइन भी बहुत सुनते हैं, इंटरनेशनली भी इन्होंने बड़ा ट्रैवल किया है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज क्रिएट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। रेनाउंड इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सलामत रहें आप, खुश रहें। इतनी बड़ी बड़ी और इतनी कदावर पर्सनालिटीज़ हमारे साथ हैं। ऑफ कोर्स अल्लामा साहब आप हमारे सीनियर हैं, हमारे उस्ताद हैं। आपसे ही बात का आगाज़ करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं हमारी एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हमेशा से आदत रही है कि हम बड़ी हस्तियों के फ़ज़ाइल, उनके बारे में लोगों को गाइडेंस दें। लेकिन व्यूअर्स, एक बड़ी कॉमन चीज़ है पूरी दुनिया के अंदर जो मैं नोटिस करती हूँ कि हम फ़ज़ाइल तो बयान करते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगियों को स्टडी नहीं करते। ये नहीं देखते कि उन्होंने जो चीज़ें की वो हम आज की दुनिया में किस तरह से अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी आज की दुनिया और कल आने वाली अपनी आखिरत को कैसे हम खूबसूरत बना सकते हैं, संवार सकते हैं, और किस तरह से एक आसान अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारें जिसमें ना किसी को तकलीफ़ दें, ना अपनी ज़ात को कोई तकलीफ़ दें और अपने सारे फ़राइज़ पूरे करें। बेसिक तो यही चीज़ें हैं जो हमने पूरी करनी है इस दुनिया में। तो जब इतनी कदावर, इतनी ब्रिलियंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, हमारे असल सुपर हीरोज़ हैं, तो हम उनको फॉलो करें। जैसे कि आज हम बात करेंगे सीरत इमाम हसन और सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। सो अल्लामा साहब शुरू करते हैं सीरत इमाम हसन से। जी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत खूबसूरत आगाज़ किया। अल्लाह को सलामत रखे मेरी बहन, और मज़ीद अल्लाह ताला आपको सेहत व आफ़ियत और तरक्की से हमकिनार फरमाए। सय्यदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यकीनन आपकी सीरत मुबारका ये रसूलुल्लाह सल्लम की तरबियत का रिज़ल्ट है। सैयदा फ़ातिमा जो ख़वातीन जन्नत की सरदार हैं, सय्यदतुन निसाई अहलिल जन्नह हैं, उनकी तरबियत का समर हैं। और सैयदना हैदर कर्रार सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, आप उनके साहबजादे हैं, आप उनके फ़र्जंद हैं, तालीम व तरबियत आपने वहाँ से पाई है। तो यकीनन आपकी सीरत जो है वह इस काबिल है और इस लायक है कि ख़ुद अल्लाह ताला ने उनकी सीरत मुबारका के हवाले से कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, कि उनकी सीरत मुबारका वो बिल्कुल अल्लाह ने मेरे इरादे के मुताबिक, मेरी मशीयत के नतीजे में मैं उनको बिल्कुल हर किस्म के दाग से, ऐब से, कमज़ोरी से, कोताही से मैंने पाक और साफ़ रखा। और इतना पाक और साफ़ रखा कि जिस तरह पाक साफ़ करने का हक़ होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। हमने इनकी ज़िंदगी, हमने इनकी सीरत, हमने इनके तर्ज़ हयात, हमने इनके जो इनका दस्तूर ज़िंदगी, उसको तुम्हारे लिए मशअल राह बना दिया है। अगर तुम इन जैसा बनने की कोशिश करोगे तो अल्लाह फरमाते हैं मैं अल्लाह तुम्हें इस बात की ज़मानत और गारंटी दे रहा हूँ, फ़क़द इहतदौ, तुम भी हदायत याफ्ता बन जाओगे। तो आपकी सीरत मुबारका का हर पहलू आप देखें ना, सीरत में सबसे पहले नाम आता है नबी करीम, आपका जो ज़िंदगी का हर पहलू देखें वो उसमें हमारे लिए असबाक है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, उनकी सीरत पर हमें इस अंदाज से बात करनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए वहाँ से उसूल ज़िंदगी सीखें। क्योंकि अल्लामा साहब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम, जैसे कि ये बात मशहूर शायर ने कही थी कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन उस अल्लाह की एक नहीं मानते। बात ये है कि आपको जब सब चीज़ें आपके सामने हैं तो सिंपली उनको आपने अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करना है। बातें सब करते हैं, प्रैक्टिकल पे कोई नहीं आता। यहाँ मुझे हज़रत इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक याद है, बहुत बड़े मुहद्दिस डॉक्टर नक्शबंदी भाई नुमान साहब बैठे हैं, तहीद फरमाएंगे।
और आप ख़ुद माशाल्लाह बड़ी इस लिहाज से स्कॉलर हैं, साहिब मुताला हैं। इमाम अब्दुल्लाह मुबारक इसी हवाले से फरमाते, जो भी आपने बात कही ना, लौ काना हुब्बु का सादिकन लअतातहु, लौ काना हुब्बु का सादिकन लअतातहु इन्नल मुहिब्बा लिमन युहिब्बु मुतीउ। अगर मुहिब की मोहब्बत अपने महबूब से सच्ची हो तो वो उसके नक्शे कदम पे चलता है। बेशक इमाम हसन से हमारी मोहब्बत, इमाम हुसैन से हमारी मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि हम आपके नक्शे कदम पर चलें और आपका जो तर्ज ज़िंदगी हम उसको अपना। यकीन वहाँ तकवा भी है, लिल्लाहियत भी है, सदाकत भी है, इखलास भी है, ज़ुहद है, वरा है, अल्लाह की ग़ुलामी है, अल्लाह की इबादत है, और तहज्जुद है, और सजदे हैं, दुआएँ हैं, मुनाजात है, और अल्लाह की मखलूक के साथ खिदमत है, सिला रहमी है, पड़ोसियों से अच्छे हकूक़ और उनके हकूक़ की अच्छी तरह निगहदाश्त, यानी यतामा के साथ। फिर वहाँ पे पैदल हज किए जा रहे हैं, यानी कितने उन्होंने हज पैदल किए और अल्लाह की राह में गरीबों का ख्याल किया। तो ये तो सारी उनकी सीरत मुबारक इस नौयत की है। लेकिन बचपन से जो उनकी तरबियत की गई, आप ज़रा उस पर गौर करें। आज हम अपने बच्चों की जो तरबियत कर रहे हैं, हमें वहाँ से ये उसूल मिल जाएंगे जिससे हम बुनियादी तौर पर अपने बच्चों को उस बुनियाद पे खड़ा कर देंगे कि जिस पे सारी ज़िंदगी उनकी तकवे पर, कामयाबियों पर गुजरेगी। हज़रत इमाम हसन का आप नाम देखें, हज़रत अली ने नाम हरब रखा, और एक रवायत में आपने उनका नाम हमज़ा अपने चाचा जान के नाम पे रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, और मिर्तु, मुझे हुक्म दिया गया इनके नाम बदल कर हसन हुसैन रख दूँ। और हज़रत इमाम इब्न असीर फरमाते हैं, दोनों नाम अल्लाह ने छुपा कर रखे थे। पहली बार अम्बिया, जैसे अम्बिया के नाम अल्लाह पहली बार से नबियों के रखवाता है, अल्लाह, हालांकि ये नबी नहीं है मगर अल्लाह ने वो प्रोटोकॉल अता किया, इनके नाम पहली बार हसन हुसैन। हमें यहाँ सबक मिलता है, हम अपने बच्चों के अच्छे नाम रखें। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। जी, एक तो आपने माशाल्लाह इंट्रो इतना ज़बरदस्त जो है वो इस आज के मौजू के हवाले से दिया, और शाह साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पहले हम जिक्र कर रहे हैं, और मैं PTV को भी हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि मुहर्रमुल हराम के इस मौके पर दोनों शहज़ादों का जिक्र, क्योंकि इनको अलग अलग करके देखा ही नहीं जा सकता, और इनका जिक्र जब इकट्ठे किया ना जाए तो उस वक्त तक हमारी जो ईमान की कैफियत है उसके अंदर वो तवानाई पैदा नहीं होती। अभी शाह साहब ने जिक्र फरमाया हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने 25 हद पैदल फरमाए, और पूछा असहाब ने, अहले मोहब्बत ने, कि आपके पास सवारी भी मौजूद है, सारे इंतज़ामात मौजूद हैं, फ़क्र का और अल्लाह के हुजूर हाज़िर होने की जो कैफियत के अंदर जो एक अदब व एहतराम होना चाहिए, उन्होंने कहा कि सब कुछ मौजूद है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं रब की बारगाह में सवारी पर सवार होकर दाखिल हूँ। और सोचें कि हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे हर बंदा VIP हज करना जी, आजकल तो मैंने उस पर कॉलम भी एक लिखा, मुझे पता है, वो बहुत ही ब्रिलियंट कॉलम था वो। और दूसरा उसके साथ फिर देखिए आपके सोचने का अंदाज़। अब जिनको तरबियत मिली हो, पैगम्बर आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके नाना हो, विलायत के इमाम जो हैं वो आपके वालिद गिरामी हो, और जन्नती औरतों की सरदार आपकी माँ हो, तो उनकी तरबियत वो किस माहौल में हुई होगी। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के सहाबी हैं, और उन्होंने जो बात की उन्होंने भी अपनी नेक नीयती के साथ की, और ये कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि गुनाहों से बचने के लिए मैं फ़ौक़ियत देता हूँ कि मेरे पास माल ना हो, मैं गुर्बत और मुफलिसी मेरे ऊपर रहे। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं ये फ़ौक़ियत देता हूँ कि मैं तंदुरुस्ती की बजाय बीमारी मुझ पर गालिब रहे, कि मैं गुनाहों की आलाइशों से महफूज रहूं। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आकर जब उनकी ये बात कही गई जो नेक नीयती पर मबनी थी, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला अबू ज़र को मुआफ़ फरमाए, हमें उस हाल में खुश रहना चाहिए जिस हाल में हमारा मालिक हमें रखना चाहता है। सुभान वो अल्लाह। तंगदस्ती में रखे तो उस हाल में भी खुश रहें, अगर उसने माल दिया हुआ है तो ये भी उसकी नेमत है, इसमें भी उसको खुश रहना चाहिए। तो ये जो तरबियत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहते हुए, और फिर हम देखते हैं कि हज़रत इमाम हसन कांधों पर रसूलुल्लाह के सवार हैं, और एक सहाबी ने कहा कि कितनी अच्छी सवारी है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब शाह साहब इरशाद फरमाया है वो आप देखिए कि वहीं से आपकी अज़मतों का, आपकी रिफ़तों का और आपके मकाम व मर्तबे का तयन ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपने कहा कि ये भी तो देखो कि सवार कितना बड़ा है, तो अल्लाह के माशाल्लाह, हाँ, सवार कितना बड़ा है। तो ये हमें एक तरफ तो जैसे आपने कहा कि हमें उनकी सीरत से दर्स लेने की, पैगाम लेने की ज़रूरत है, तो हमें बच्चों की जो एप्रिसिएशन है वो बहुत ज़रूरी है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें
तरबियत करके फ़रमाई कि आप हर वक्त देखते हैं कि नमाज के दौरान भी अगर पुश्त पर सवार हो गए हैं तो तब भी उनको अहमियत और फ़ौक़ियत दी जा रही है। खुतबे के दौरान भी आप उनको उठा लेते हैं और कांधों पर सवार करके। और हमारे एक दोस्त हैं वाजिद अमीर, बड़ा प्यारा उनका शेर है कि गोद में जब कोई आप कांधों पे नवासे लिए चल पड़ते थे, गोद में जब कोई बच्चों को उठाता भी न था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन ब्रेक से वापस आते हुए सरवर भाई बहुत फरमाइश आ रही है कि आप भी कुछ कलाम पेश करें। वैसे तो नुमान भाई इतना खूबसूरत कलाम पेश करते हैं, लेकिन ये भी आपकी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा है। तो जिक्र हुआ हज़रत इमाम हसन का, तो मैं उनकी मनक़बत इंशाअल्लाह ब्रेक के बाद आपसे सुनते हुए आएंगे। ब्रेक के बाद फिर हम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे बात करेंगे। व्यूअर्स, आप हमारे साथ रहिएगा। हुस्ने बहारे पंजतन, हुस्ने बहारे पंजतन, मौला हसन, मौला हसन। कैसे बयां हो मर्तबा नूरे निगाहे सैयदा, नूरे निगाहे सैयदा, शहजादाए खैबर शिकन, शहजादाए खैबर शिकन, मौला हसन, मौला हसन। ए राकिबे दोषे नबी, ए मज़हरे शान अली, ए मज़हरे शान अली, ए गुल मिजाजो गुल बदन, ए गुल मिजाजो गुल बदन, मौला हसन, मौला हसन। नूरे नबी की रोशनी ज़हरा से जो आगे चली, ज़हरा से जो आगे चली, उस नूर की पहली किरण, उस नूर की पहली किरण, मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन। सरवर ज़ुबान जब ये कहे, कैसे कोई गम फिर रहे, सरवर ज़ुबान जब ये कहे, कैसे कोई गम फिर रहे, मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन। शहज़ादाए खैबर शिकन, हुस्ने
बहारे पंजतन मौला हसन मौला हसन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। या अल्लाह मेरे इस भाई की रिस्क में, इज़्ज़त में, ज़िंदगी के हर पॉजिटिव मामले में अल्लाह ताला इजाफ़ा कर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत आवाज़ से हमारे इन दोनों भाइयों को नवाजा है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे और पॉजिटिविटी लेके आए। आपकी इजाज़त से अलामा साहब जल्दी से न्याज का एहतमाम क्योंकि किचन में किया तो उस पर भी नज़र डाल देते हैं। जी बेटे, किचन में क्या सिचुएशन है बेटे? किचन में ये स्टेटस है कि खाना बिल्कुल रेडी है। दाल गोश्त हमने आज बनाया है और साथ में मैंने पुदीने और कच्चे आम की चटनी बनाई है। केरी की। बिल्कुल। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत शुक्रिया। अब व्यूअर्स, न्याज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी और अलामा साहब बल्कि इस पर बेहतर हमें गाइडेंस दे सकते हैं और डॉक्टर साहब भी। न्याज देने का भी एक तरीका होता है। आप न्याज किन लोगों के सदके या किन लोगों के रिगार्ड में दे रहे हैं? ये वो लोग हैं जो अपने मुंह का निवाला दूसरे के मुंह में डाल देते थे और अगले को पता भी नहीं चलता था कि उन्होंने 3-3 दिन से खाना क्या पानी तक नहीं पिया। हम न्याज किस तरह से देते हैं? मैंने बड़ी दफ़ा ऐसे देखा है कि मजालिस वगैरह में, क्योंकि बचपन से ऑब्वियसली टेक्निकली तो मैं शिया हूँ तो हम लोग मजालिस वगैरह पे जाते थे, सारा कुछ होता था। अल्लामा साहब बड़े बाइज़्ज़त अंदाज में न्याज बांटी जाती थी। अब तो लिटरली जैसे शोज़ के अंदर तोहफे फेंके जाते थे उस तरीके से अब न्याज़े लोग ऐसे लोगों को पकड़ाते हैं, डांटते हुए दे रहे होते हैं। ये भी तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिन अजीम हस्तियों को हम फॉलो करने की बात कर रहे हैं वो तो बड़े बाइज़्ज़त अंदाज में लोगों के साथ पेश आते थे। यकीनन ऐसी था, बिल्कुल ऐसी। मैं समझता हूँ कि अहले बैत अतहार, उनसे जो हमने सीखा है वो तो यही था। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, उनके पास एक बंदा आया साइल, उसने आकर सवाल पूछा, सवाल किया उसने, तो आपने उसको एक दिनार, सोने का दिनार वो निकाल कर दिया। तो उसने उल्ट पुलट करके कहा कि ये तो पुराना है, मुझे नया दें चमकता हुआ। तो आपने फरमाया कि तुमने कोई चीज़ बेची है? तो उसने कहा जी मैंने बेचा है। फरमाया क्या बेचा है? उसने कहा मैं इससे नफ्स बेची जब मैंने आपके सामने हाथ फैलाया। आपकी आंखों में आंसू आ गए, 1000 दिनार पूरी थैली उठाकर लाए, उसको दे दी। तो हमें तो अहले बैत से इस अंदाज़ का दूसरों का एहतराम और वक़ार, हत्ता कि भीख मांगने वालों के साथ उनकी जो शफ़क़त और मोहब्बत वो नज़र आती है चाहे जाके कि इंसान। तो हम चूँकि बात कर रहे हैं सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, अब इमाम हुसैन की बात शुरू करते हैं। यकीनन सैयदना इमाम हुसैन यकीनन हज़रत इमाम हसन के छोटे भाई हैं। और मैं इमाम हसन की जब अज़मत बयान कर रहा होता हूँ तो अक्सर मैं कहता हूँ कि आप उनकी अज़मत का अंदाज़ा यूँ लगाएं कि वो इमाम हुसैन के भी इमाम हैं। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन के भी वो इमाम है। बेशक। तो सैयदना इमाम हुसैन कौन है? हज़रत अली मुर्ज़ा खुद फरमाते हैं, मन सर्रा अन यंजुरा इला अशबाहिन नास बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला शारी फलयंजुर इला हसन व मन सर्रा अन यंजुरा इला अशबाहिन नास बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा बैन सदरी इला काबई फलयंजुर इला हुसैन। सीने से लेकर सर तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुशाबे अगर कोई देखना चाहता है ना कायनात में सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह की शबी, तो मेरे बेटे हसन को देख ले। सीने से ले कदमों तक अगर कोई शबी रसूल देखना चाहता है तो मेरे बेटे हुसैन को देख ले। तो यकीन वो शबी मुस्तफ़ा है दोनों भाई, इमाम हसन भी इमाम हुसैन भी। और दोनों के बारे में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़ुबान अतहर से, ज़ुबान नबूवत से, ज़ुबान वही से ये फरमाया था कि इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। ये मेरे बेटे हसन हुसैन ये सिर्फ जन्नती नहीं है, ये नहीं फरमाया। अशरा मुबशरा सहाबा, नक्शबंदी साहब समझते हैं इस बात को, नुमान साहब भी, सारी उम्मत समझती है कितनी ऊंची शान वाले हैं बेशक कि उनको नबी पाक दुनिया के अंदर जन्नती होने की बिशारत दी। इनके बारे में ये नहीं फरमाया ये जन्नती हैं, ये फरमाया ये जन्नतियों के सरदार हैं। अल्लाह। इनके अम्मा जान के बारे में ये नहीं फरमाया वो जन्नती, फरमाया वो जन्नती खवातीन की सरदार हैं। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन, और उसके लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी बचपन से लेकर। अंदाज़ा लगाया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मुबाले का मैदान सजा ना, फमन हाजक फी मिन बादि मा जाका मिन इल्मी फकुल तालू नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लनतल काज़िबीन। अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद, इसको मनवाने के लिए जब आप मैदान मुबाला में उतरे ना, तो आप अल्लाह कुरान में फरमा रहे, इनसे फरमा दें कि आप अपने बेटे लेकर आएँ, मैं अपने बेटे लेकर आता हूँ, तुम खवातीन अपनी लेकर आओ, मैं अपनी लेकर आता हूँ, तुम अपनी जानें लेकर आओ, मैं अपनी जानें लेकर आता हूँ। तो आपने फर्जंदान के तौर पर
पूरे अहले मदीना में से, हालांकि सारे अहले मदीना आपके रूहानी फर्जंद थे, लेकिन इमाम हसन को लिया, इमाम हुसैन छोटी उम्र में, बिल्कुल छोटी उम्र में ख़वातीन में से इनकी अम्मा जान का इंतखाब किया। जानों की बारी आई, एक अल्लाह के नबी की जान है, एक उनके अली की जान है, अल्लाह में सलामत उनके ऊपर रहमतों की बारिशें नाज़िल हों। इसलिए अल्लाह पाक ने, इमाम शाफी फरमाते हैं, या अहले बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुमू फर्जुम मिनल्लाहि फिल कुरान अनज़लहू यकफ़ीकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्रि अन्नकुमू मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू। अहले बैत अतहार तुम्हारी शान के क्या कहने कि तुम्हारे साथ मोहब्बत करना ये अल्लाह ने फ़र्ज़ के तौर पे कुरान में नाज़िल फरमाया, फ़र्ज़ है, ईमान है ये। और फरमाया तुम्हारी अज़मत के क्या कहने जो तुम पे दरूद ना पढ़े, तुम पे दरूद ना भेजें, अल्लाह तो उसकी नमाज कबूल नहीं करता। तो यकीन ने कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुरान पाक छोड़ के जा रहा हूँ फॉर गाइडेंस और अहले बैत। ये और अहले बैत के साथ मोहब्बत करो। में हदीस है, अना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम में बड़ी बावकार, बड़ी बाहसियत दो सरचश्मे हदायत के तौर पे चीज़ें देके जा रहा हूँ। अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, पहली अल्लाह की किताब है, मैं वाहलो बैती वज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती वज़क्किरुकुम, 3 बार फरमाया। तो यकीनन अहले बैत अतहार, इमाम हसन, इमाम हुसैन, उनका किरदार हमारे लिए मशर राह है, मंबा हदायत है। जी सर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत, आपका किरदार, आपकी कुर्बानी, आपके अहले बैत की एक इतना बड़ा वाक़या है तारीख़ का। और इसमें मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दफ़ा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आप हाज़िर हुई, दोनों को लेकर और कहने लगी कि अपनी विरासत में से इन दोनों बच्चों को कुछ अता फ़रमाए। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हसन मेरी हैबत और सरदारी का वारिस है और हुसैन मेरी जुर्रत और सखावत का वारिस है। सुभान अल्लाह। तो हम ये देखते हैं कि दोनों ने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत जो आपने अता फ़रमाई उसका मिस्दाक बनकर उन्होंने अपनी अपनी हैसियत में दिखाया। और हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब तर्जुमानी फ़रमाई है इस कुर्बानी की, आपकी शख्सियत की और पूरे आपके मिजाज की। और आपने फरमाया कि गरीब व सादा व रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। तो ये अम्बिया के ज़िम्मे जो काम होते हैं वो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अंजाम दिए। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो कुर्बानी और आपकी शख्सियत, हज़रत अक़रा बिन हाबिस का ज़िक्र अभी शाह साहब फरमा रहे थे कि हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन तशरीफ़ लाए हुज़ूर के पास, तो आपने उनको गोद में बिठा कर प्यार किया। अच्छा, बच्चों को प्यार करना तो एक ज़ाहिर है कि अमूमी रवैया होता है बड़ों का, लेकिन हुज़ूर इमाम हसन और इमाम हुसैन को सूंघा करते थे, पास बिठा के प्यार करके उनको सूंघा करते थे। तो आप फरमाते थे कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और ये जन्नत की खुशबू इनसे आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मोहब्बत, शफ़क़त और आपकी जो तरबियत थी उनका हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको मिला। और फिर अलामा ने क्या खूब एक उनका फ़ारसी का शेर है जिसमें वो कहते हैं कि आप फरमाते हैं कि हमने इमाम हुसैन से कुरान के रमूज़ और असरार सीखे हैं, आपकी सीरत से कुरान के तमाम रमज़ कुरान अज़ हुसैन आमोख्तिम, रमज़ कुरान अज़ हुसैन आमोख्तिम ज़ियातिश ऊ शोला बांदोख्तिम, कि आपकी जो तवानाई है, आपकी जो आग है, उससे हमने ईमान की हरारत ली है। तो इमाम हुसैन की जो सीरत है, आपकी जो शख्सियत है, आपकी जो कुर्बानी है कि आपने अपने अहले खाना के साथ, अपने बच्चों के साथ जो कुर्बानी पेश की वो दीन की बका के लिए, वो अल्लाह की वहदानियत की गवाही देने के लिए और दीन की सच्चाई के लिए, उसकी हकानियत को साबित करने के लिए। और ये बताया कि ताकत नहीं होती बल्कि सच ताकत होता है, हक ताकत होता है। उसमें आप ख़त्म भी हो जाएं ज़ाहरी तौर पर, लेकिन वक्त ने ये साबित किया कि हुसैन आज भी ज़िंदा है, उनकी फ़िक्र ज़िंदा है, उनका नज़रिया ज़िंदा है, उनकी काविश, उनकी कोशिश, उनकी जुर्रत, उनकी हिम्मत को सलामी है कि उन्होंने खड़े होकर ये बताया कि हक़ के लिए खड़े होना, सच्चाई के लिए खड़े होना, यही असल ईमान है। मुझे यहाँ मैं आपसे इजाज़त, एक लम्हा, एक बड़ा खूबसूरत शेर पढ़ा नक्शबंदी साहब ने कि हज़रत इमाम हसन हुसैन के बारे में कि वो गुल मिजाज गुल बदन। जी हाँ, मुझे नबी पाक की हदीस पाक याद आ रही थी। आप फरमाते हो हुमा रईहाना ता या मिन दुनिया, ये मेरे दोनों फूल हैं, काना युशम्मो हुमा,
जामे तिरमिज़ी में ये इजाफा है, आप उनकी खुशबू सूंघा करते थे। इमाम हसन हुसैन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू आती है। आज सच्चा उम्मती वही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसको इमाम हसन हुसैन के नाम से, उनके ज़िक्र से ईमान की खुशबू आती हो। तो सर हमारे व्यूअर्स को अल्लामा साहब आप क्या पैगाम देंगे और सरवर भाई आप क्या पैगाम देंगे? जी अल्लामा साहब। बिलाशुबा हमें सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमाइन का तर्ज़ ज़िंदगी अहले बैत के हवाले से वो अपनाना होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम, सहाबे रसूल अहले बैत की इंतहा दर्जे की मोहब्बत करते थे। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जब वज़ाए मुकर्रर किए ना, तो बदरी सहाबा को सीने समझकर 5-5 हज़ार दिरहम उनका सालाना मुकर्रर किया। जो गैर बदरी सहाबा थे उन्हें जूनियर समझकर 2500 उनके अपने बड़े अब्दुल्ला इब्न उमर, उनको भी 2500 सालाना मुकर्रर हुआ। मगर इमाम हसन हुसैन की जब बारी आई तो उनके 5-5 हज़ार बदरी सहाबा के बराबर वो शिकायत लेकर आए। अल मुआफ़क़ा बैन अहलिल बैत व सहाबा, अल्लामा ज़मख़शरी की किताब है, 37 सफ़े पर वो दर्ज फरमाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी गैर बदरी, हसन हुसैन भी गैर बदरी, मगर उनका अपने बदरी सहाबा के बराबर वजीफ़ा कर दिया, मेरा 2500 कर दिया। आप फरमाते हैं अंतुहज़र अली अब मिसला अबी हिमा व उम्म मिसला उम्म हिमा व जद्द मिसला जद्द हिमा। बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर, अगर हसन हुसैन का मुकाबला करना है, पहले उनकी अम्मा जैसी अम्मा लेकर आ, उनके नाना जैसा नाना लेकर आ। तो असहाबे रसूल ने हमें यह सबक दे दिया कि हमने अहले बैत से कैसे मोहब्बत करनी। जी सर, हमें इन दोनों हस्तियों की सीरत से जो बुनियादी पैगाम मिलता है वो यही, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखिए, हुजूर ने जब इरशाद फरमाया कि हसन जो है ये उम्मत के 2 गिरोहों में सुलह का सबब बनेगा, तो हज़रत इमाम हसन की शख्सियत से हमें सुलह जोई का पैगाम मिलता है। अगर दीन को बचाने के लिए आपको पीछे हटकर सुलह भी करनी पड़ती है तो आप अपने उस मकाम व मर्तबे को छोड़कर दीन को बचाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह इमाम हुसैन की सीरत से हमें ये सबक मिलता है कि दीन को बचाने के लिए अगर घर को भी कुर्बान करना पड़े और बड़ी से बड़ी ताकत के आगे भी खड़ा होना पड़े तो उससे भी दरेक नहीं करना चाहिए। क्या खूबसूरत पैगाम। और व्यूअर्स, इंशाल्लाह कल हम वाक़या करबला पे बात करेंगे। बहुत ही तकलीफ़ दे गुफ्तगू किसी भी इंसान के लिए। और बाय द वे सिर्फ मुसलमान में नहीं, नॉन मुस्लिम्स भी करबला के वाक़े को डिस्कस करते हैं, उस पर बात करते हैं और अल्टीमेटली हम भी कल बात करेंगे। इसीलिए हमने एक रब्त बनाया कि हम शुरू करेंगे कि अहले बैत कौन है, फिर स्पेसिफ़िक इंडिविजुअल्स पे बात करेंगे और कल इंशाल्लाह हम वाक़या करबला पे बात करेंगे। नुमान भाई, प्रोग्राम आपसे क्लोज़ करेंगे, क्या पेश करने जा रहे हैं? बड़ा खूबसूरत कलाम है जनाब डॉक्टर सरोवर हुसैन नक्शबंदी भाई मेरे पास बैठे हुए हैं, इनका लिखा हुआ, तो वो मैं पेश खिदमत जी। मुस्तफ़ा है मुर्तज़ा है, मुस्तफ़ा है मुर्तज़ा है, जो हुसैनी है करबलाई है, जो हुसैनी है करबलाई है, जो गमे अहले बैत में रोया, जो गमे अहले बैत में रोया, उसकी तकदीर मुस्कुराई है, उसकी तकदीर मुस्कुराई है, चंद आंसू है बस बयाद ईमान, चंद आंसू है बस बयाद ईमान,
की यही कमाई है, उम्र भर की यही कमाई है। हो गए होंठ खुश्क पानी के, हो गए खुश्क होंठ पानी के, बात जब नैनवा की आई है, बात जब नैनवा की आई है। मुझको कहते हैं लोग उनका गुलाम, मुझको कहते हैं लोग उनका गुलाम, ये भी उनकी करम नुमाई है, ये भी उनकी करम नुमाई है। ताजगी मेरे हर्फ में सरवर, ताजगी मेरे हर्फ में सरवर, करबला और नजफ से आई है, करबला और नजफ से आई है। जो हुसैनी है करबला ही है, जो हुसैनी है करबलाई है, मुस्तफ़ाई है मुर्तज़ा